पार्लियामेंट का बजट सेशन कंक्लूड हो चुका है। इस ओकेजन पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मेंबर्स को थैंक्स किया। इस एंटायर सेशन में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 136% रही। लोकसभा ने अराउंड 115 आवर्स तक काम किया। इस सेशन में अराउंड 12 गवर्नमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से 4 बिल्स पास भी हुए। लोकसभा में 0 आवर के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के अराउंड 400 मैटर्स को रेज किया गया। इनमें से 358 मैटर्स को रूल 377 के तहत कंसिडर किया गया। इट इज नोटवर्दी कि 0 आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में किया गया एक इंडियन इनोवेशन है। इसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। जब पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर यानी फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम 11 AM to 12 AM एंड हो जाता है, देन इसके बाद सेकंड आवर को 0 आवर कहते हैं। अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन आवर एंड हो जाता है, देन 0 आवर का टाइम शुरू होता है। क्वेश्चन आवर के इमीडिएट बाद जो 1 आवर का टाइम होता है उसे 0 आवर कहते हैं। 0 आवर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, देयरफॉर इस टाइम को इनफॉर्मल मैनर में यूज किया जाता है। देखिए, लोकसभा के नाम से ही क्लियरली पता चलता है पीपल्स हाउस। इनफैक्ट एडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव से बने हाउस के कारण इसे लोगों के बीच पॉपुलर हाउस के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। इसमें 530 मेंबर्स स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड 20 मेंबर्स यूटीज से। इसके अलावा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इंप्लीमेंटेशन से पहले 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी नॉमिनेट किया जाता था। इसका मतलब इस एक्ट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्व्ड सीट्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस कर 18 ईयर्स कर दिया गया था। लोकसभा को मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। हाउएवर इसे 5 ईयर्स से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के केस में लोकसभा के टर्म को 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, बट किसी भी केस में इमरजेंसी ओवर होने के बाद टर्म 6 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। लोकसभा के सेशन के लिए कोरम 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस होना चाहिए। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 में कही गई है। लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में मेंशन्ड है। इसके अकॉर्डिंग लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स। इसके अलावा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ में दी गई कोई क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेबल हो सकती है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 जिसकी बिगनिंग 26 जुलाई से हुई थी, वो फाइनली 11 अगस्त को कंक्लूड हो गया। इंडिया की जर्नी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कुछ खास नहीं रही। एक्चुअली इसे इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जा रहा है। वहीं 2 कंट्रीज जिससे इंडिया हर जगह कंपीट करता है वो मेडल टैली में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर हैं। पेरिस ओलंपिक्स की मेडल टैली में यूएसए नंबर 1 पर है एंड चाइना नंबर 2 पर। 6 मेडल्स के साथ इंडिया मेडल्स टैली में 71st पोजीशन पर है। इंडिया ने जो 6 मेडल्स जीते हैं उनमें 1 सिल्वर मेडल है एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। विनेश फोगाट का मैटर करंटली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में है। अगर डिसीजन इंडिया के फेवर में आता है देन 1 मोर मेडल विल कम इन इंडियाज बैग। इंडिया ने जितने भी मेडल्स जीते उनमें सबकी अपनी स्टोरी है। ओवरऑल इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा शूटिंग में। इंडिया ने शूटिंग में 3 मेडल्स जीते हैं। इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल शूटिंग में मनु भाकर ने जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स की शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से मेडल जीता। मनु भाकर ने हमें यह भी सिखाया कि ओलंपिक्स में एक नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली 2 मेडल्स भी जीते जा सकते हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाने के बाद एक और रिकॉर्ड बनाया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड कंपटीशन में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। हाउएवर अगर लक उनका साथ देती तो वो ओलंपिक्स में हैट्रिक भी स्कोर कर सकती थी। शूटिंग में ही स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर्स एयर राइफल 3 पोजीशन कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड विनर ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीता। इंडियन रेसलर अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। यू शुड नो कि ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल ने इंडियन कॉन्टिंजेंट को लीड किया था। इंडिया की तरफ से 78 एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट किया। क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से मनु भाकर एंड हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश ने टॉर्च बियरर का रोल निभाया। 34th ओलंपिक्स को
2028 में लॉस एंजल्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लॉस एंजलिस में थर्ड टाइम ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया में 12 अगस्त को विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। ही इज फेमस एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने इंडिया के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो न सिर्फ इंडिया के स्पेस मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि साइंस एंड एजुकेशन के फील्ड में भी उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। On this occasion, we will try to go through some important informations related to विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक प्रॉस्पेरस एंड प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन रिट्रीट नाम के एक प्राइवेट स्कूल में अटेंड किया। दिस स्कूल वाज रन बाय हिज पेरेंट्स। इस स्कूल में साइंटिफिक टेम्पर एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज किया जाता था। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेज में बैचलर की डिग्री अटेंड की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया लौटने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन की गाइडेंस में रिसर्च वर्क किया। यहीं पर उन्होंने सोलर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेज में अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया एंड इंडिया में कई ऑब्जर्वेशन सेंटर्स सेटअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1947 में कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल को एस्टैब्लिश किया। यह इंस्टीट्यूट इंडियन साइंस एंड स्पेस रिसर्च के फील्ड में एक माइलस्टोन साबित हुआ। इनिशियली दिस इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन अ फ्यू रूम्स, बट बाद में यह इंडिया के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक बन गया। पीआरएल को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का काफी सपोर्ट मिला, जिसने इस इंस्टीट्यूट को स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ने का रास्ता फैसिलिटेट किया। विक्रम साराभाई का विजन सिर्फ साइंस की बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंडिया को एक साइंटिफिक नेशन के तौर पर एस्टैब्लिश करने का ड्रीम देखा था। इस ड्रीम को रियलिटी में बनाने के लिए उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार को एस्टैब्लिश किया, जो आगे चलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो बना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को स्पेस रिसर्च में सेल्फ रिलायंट बनाना था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ उन्होंने इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को एस्टैब्लिश किया। थुम्बा तिरुवनंतपुरम के पास लोकेटेड इस स्टेशन से 21 नवंबर 1963 को सोडियम वेपर पेलोड के साथ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस जर्नी का यह फर्स्ट स्टेप था, जिसे आगे चलकर हम चंद्रयान एंड मंगलयान जैसे मिशंस में ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं। विक्रम साराभाई के यूनिक कंट्रीब्यूशन को वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स में रिकॉग्नाइज किया गया। ही वाज अवार्डेड शांति स्वरूप भटनागर। इसके अलावा ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन ईयर 1966 एंड पद्म विभूषण पोस्थमसली इन 1972। विक्रम साराभाई की डेथ 31 दिसंबर 1971 को हुई, बट उनके आइडियाज आज भी इंडिया के साइंटिफिक एंड स्पेस प्रोग्राम्स में अलाइव हैं। उनके द्वारा रखे गई फाउंडेशन को फॉलो करते हुए इंडिया ने चंद्रयान एंड मंगलयान जैसे सक्सेसफुल स्पेस मिशन को कैरी किया है, जिसने वर्ल्ड में इंडिया के प्रेस्टीज को फर्दर एनहेंस किया। उनकी लाइफ और उनका काम इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इंस्पायर तो करता ही है, साथ ही उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने में भी गाइड करता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मतलब है इंडिया में कुछ ना कुछ मैसिव आउटब्रेक तो होगा ही। रिसेंट रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच एंड उनके हस्बैंड धवल बुच को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट में उन्हें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए अक्यूज किया गया है। ऑल्दो ये रिपोर्ट सेबी चेयरपर्सन को टारगेट कर रही है, बट द रिपोर्ट हैज नॉट फॉरगॉटन टू इंक्लूड द अडानी ग्रुप। एक्चुअली रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का स्टेक है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इस कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। इस मनी को स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया था। हाउएवर माधवीपुरी बुच, धवल बुच एंड अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। यह कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सीक्रेट फाइनेंशियल मैटर्स एंड ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करती है। यू शुड नो कि सेबी, दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू 12 अप्रैल 1988 को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर फॉर्म किया था। बाद में पार्लियामेंट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया। इंडिया में सेबी सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। दिस एक्ट केम टू फोर्स ऑन 30th of January 1992।
Now it is time for the term of the day, and today's term of the day is संलेखना. संलेखना और संथारा जैनिज्म की एक प्रैक्टिस है. When a person or Jain Muni lives his life to the fullest and the body stops supporting him, then वो संथारा कर सकते हैं. जब व्यक्ति को ये फील होता है कि वो क्लोज टू डेथ है, then he himself stop eating and drinking. दिगंबर में इसे संलेखना और श्वेतांबर में इसे संथारा कहते हैं. जैन लोग इसे सैल्वेशन पाने का मेथड मानते हैं. संलेखना is followed only by those sadhus or householders who have reached the last stage of life and who have renounced all their desires and attachments from the world. ये प्रोसेस पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित है. In संलेखना, death is accepted as natural and peaceful and not as a result of any kind of mental or physical suffering. In modern times, इसे लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है. People consider it as a suicide. A PIL has also been filed regarding this. 2015 में तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर स्टे लगा दिया. आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज. नील कुरुंजी को ऑफिशियली वल्नरेबल स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया है. IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे वल्नरेबल स्पीशीज की रेड लिस्ट में इंक्लूड किया. इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना है. ये स्पीशीज एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो केरला एंड तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स के शोला फॉरेस्ट में पाई जाती है. वेस्टर्न घाट्स के अलावा कर्नाटका में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्टर्न घाट्स में शेवरॉय हिल्स में भी इसे देखा जा सकता है. नील कुरुंजी इज फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 to 2400 meters and it grows to a height of 30 to 60 centimeters. इसके फ्लावर्स इसे स्पेशल बनाते हैं, जो 12 ईयर्स में एक बार ही ब्लूम करते हैं. पेंच टाइगर रिजर्व ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस किया. ये एक लाइट ब्राउन कलर्ड एंड मीडियम साइज्ड वल्चर है. इसके हेड एंड नेक पर वाइट फेदर्स होते हैं, येलो बीक एंड एक येलो कॉलर होता है जो नेक के पीछे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है. रिलेटिवली लॉन्ग बीक के चलते इसे इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहते हैं. इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल इसकी नेटिव प्लेसेस हैं. इसे IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया है. वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने वाला एक एनुअल इवेंट है. एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स जिन थ्रेट्स को फेस करते हैं, लोगों को उनके बारे में अवेयर करने के ऑब्जेक्टिव से 2012 में वर्ल्ड एलिफेंट डे की शुरुआत हुई थी. वर्ल्ड एलिफेंट डे को एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन एंड 2 कैनेडियन फिल्म मेकर्स पैट्रिसिया सिम्स एंड माइकल क्लार्क ने 2011 में कॉन्सेप्चुअलाइज किया था. अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो एशियन एलिफेंट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड. अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है. वहीं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को इंडेंजर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया गया है. यू शुड नो कि एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. इसे 2010 में डिक्लेयर किया गया था. इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट मलेशिया में एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 में सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन के बाद इंडिया वापस आ गया है. ये ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन से 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच कंडक्ट हुई. इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट करना, कॉम्बैट टैक्टिक्स के रिगार्डिंग व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस के एक्सचेंज के साथ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी में गैप फाइंड आउट करना था. यूनियन कैबिनेट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है. इसका एम इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा रन किया जाएगा. इसका एम फार्मर्स को वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना है, ताकि क्रॉप की ग्रोथ इनहैंस हो सके एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज भी इंप्रूव हो सके. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में चाइना के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड मेजर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स में से एक है. Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. Neel Kurunji belongs to the Eastern Ghats. Its flower blooms only once in 12 years. Neel Kurunji is listed as vulnerable in the IUCN list. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Second question is, संलेखना और संथारा practice is related to which philosophy? जैनिज्म, बुद्धिस्ट, लोकायत और योगा.
Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. The slogan "Do or Die" is associated with the Quit India movement. The Congress launched the Quit India movement after the Cripps proposal failed. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two. Neither one nor two, both one and two. And the correct answer is both one and two. Second question was, famous athlete Neeraj Chopra is associated with which sport? Javelin throw, golf, shooting or table tennis? Correct answer is option A, javelin throw. यूपीएससी की तैयारी के दौरान पड़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप आईएएस बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं, तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात यह कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोनेशंस कितने टाइप के होते हैं? डोनेशंस के कई टाइप्स में से एक है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ उन फैमिलीज को समझ आती है जिन्हें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट ट्राई टू थिंक कि डेथ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, बट अगर किसी को यह पता चले कि किसी पर्सन के ऑर्गन डोनेशन से किसी दूसरे पर्सन की लाइफ सेव हो सकती है, देन इससे बड़ा डोनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। ये किसी एक इंडिविजुअल को नई लाइफ देने जैसा है। ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के एम से ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 के लिए इस डे की थीम है बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग जितनी भी मिथ्स स्प्रेडेड हैं उन्हें रिमूव करना इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस है। यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ सेव करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, बट इसके कंपैरिजन में डोनर्स का नंबर बहुत कम है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया में पहले 27 नवंबर को ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता था, बट लास्ट ईयर इट वाज चेंज्ड टू 3 अगस्त। इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट 3 अगस्त को ही हुआ था। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के जरिए रेगुलेट होता है। ये एक्ट मोस्ट केसेस में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन जैसे क्लोज रिलेटिव से ही लिविंग डोनेशन की परमिशन देता है। यहाँ लिविंग डोनेशन का मतलब यह हुआ कि ऑर्गन डोनेट करने वाला इंडिविजुअल अलाइव है एंड डोनेट करना चाहता है। डिस्टेंट रिलेटिव्स, इन लॉज और लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स से ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस को एडिशनल स्क्रूटनी के बाद परमिट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि डोनेशन में कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। क्लोज रिलेटिव से लिविंग डोनेशंस के लिए, जिसमें इंडियंस या फिर फॉरेनर्स दोनों शामिल हो सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स, फैमिली ट्री डॉक्यूमेंट्स एंड डोनर रिसीवर के रिलेशनशिप को प्रूव करने वाली फोटोग्राफ्स एंड डोनर के फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं। इसके साथ ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए डोनर एंड रिसीवर का इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर डोनेशन नॉन रिलेटिव्स कर रहे हैं, देन डोनर रिसीवर के लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन या फिर फ्रेंडशिप को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफिक प्रूफ दूसरे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने पड़ते हैं। इन केसेस को एक्सटर्नल कमिटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि इलीगल ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां किसी रिच पर्सन को ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी पे करके पुअर इंडिविजुअल से ऑर्गन डोनेशन करवा लेते हैं, बट ये इलीगल मेथड है। ऑर्गन डोनेशन में डोनर की विल इन्वॉल्व होनी चाहिए, न कि किसी तरह का प्रेशर।
इंडिया में ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए पर्सन को नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्टर कराना होता है। यहां से एक डोनर कार्ड बनता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अगर कोई लिविंग पर्सन अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहता तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे समझा जा सकता है, बट इंडिया में डेथ के बाद भी लोग ऑर्गन्स डोनेट करने की परमिशन नहीं देना चाहते। रिलीजियस बिलीफ्स इसका रीजन है। सोल के लिए हर रिलीजन ने डिफरेंट थियरीज दी हैं। ड्यू टू दिस डेथ के बाद क्रिमेशन इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदू रिलीजन क्रिमेशन को 16 रिचुअल्स में से एक कंसिडर करता है। सोल के पीस के लिए बॉडी को बर्न करना नेसेसरी माना जाता है। इन थियरीज के चलते लोगों को लगता है कि ऑर्गन डोनेशन से बॉडी म्यूटिलेट हो जाएगी और सोल को पीस नहीं मिलेगा। ड्यू टू दिस ऑर्गन डोनेशन में भी डिक्रीज देखने को मिलता है। 13 अगस्त को वर्ल्ड वुल्फ डे के ओकेजन पर गुजरात के सुरेंद्रनगर में लोकेटेड वाइल्ड एस सेंचुरी में 6 वुल्फ्स को रिलीज किया गया। इन वुल्फ्स को जू में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत रेज किया गया है। एक्चुअली सुरेंद्रनगर में वाइल्ड प्रेडेटर की एब्सेंस की वजह से नीलगिरी एंड वाइल्ड बोर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और ये फार्मर्स की क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं। ड्यू टू दिस वुल्फ्स को फॉरेस्ट में रिलीज किया गया। यू शुड नो कि वुल्फ्स आर लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स। ये डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट ये ह्यूमंस से कॉन्शियस रहते हैं। इसका मतलब इन्हें ह्यूमंस से ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं। साथ ही डॉग्स की तरह इन्हें घरों में कभी भी रेज नहीं किया गया। वुल्फ की 2 स्पीशीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, ग्रे वुल्फ एंड रेड वुल्फ। अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स इज कॉल्ड अ वुल्फ पैक। इसमें यूजुअली एडल्ट पेरेंट्स और उनके करंट ईयर में बॉर्न हुए चिल्ड्रन शामिल होते हैं। वुल्फ पेरेंट्स को अल्फा मेल एंड फीमेल या फिर अल्फा पेयर कहा जाता है। रेड वुल्फ पैक यूजुअली ग्रे वुल्फ पैक से स्मॉल होता है। इसका जेस्टेशन पीरियड अराउंड 63 डेज का कंसिडर किया जाता है। इंडिया में ग्रे वुल्फ स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया में वुल्फ्स के कंजर्वेशन पर इस तरह से वर्क नहीं किया गया जैसे टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, एलिफेंट एंड राइनो के लिए किया गया है, जबकि इंडियन ग्रासलैंड को सेव करने में वुल्फ्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वुल्फ्स के एग्जैक्ट नंबर का भी कोई आइडिया नहीं है, बट गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में अराउंड 2 to 3,000 वुल्फ्स पाए जाते हैं। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मालदीव्स की विजिट पर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को काफी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। मालदीव्स इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज में से एक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की ये विजिट इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस में कई वेज में इंपॉर्टेंट थी। मालदीव्स में मोहम्मद मोइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट हाई ऑफिशियल विजिट है। इट इज नोटवर्दी कि मोहम्मद मोइजू को प्रो चाइना कंसिडर करते हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू भी सितंबर में इंडिया विजिट पर आ सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के इस विजिट के दौरान मालदीव्स के 1000 सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ट्रेनिंग को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। साथ ही मेंटल हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी एंड स्ट्रीट लाइटिंग के एरियाज में भी इंडिया द्वारा ग्रांट असिस्ट करने के तहत 6 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ज्वाइंटली लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम और मोहम्मद मोइजू के 5 मिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट के तहत लॉन्जिया राय पार्क में सैपलिंग भी प्लांट किया गया। यू शुड नो कि मालदीव्स एशियन कॉन्टिनेंट की स्मॉलेस्ट कंट्री है। डिस्पाइट दिस, एशिया की 2 बिग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना की फॉरेन पॉलिसी में मालदीव्स काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। रीजन है इसकी लोकेशन। इफ यू लुक एट द मैप देन यू विल रियलाइज कि मालदीव्स एक चेन ऑफ आइलैंड्स में इंडियन ओशन में स्प्रेडेड है। ये कंट्री इक्वेटर के दोनों साइड्स लोकेटेड है। इसकी लोकेशन जियोपॉलिटिक्स में से काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। देयरफॉर मालदीव्स उन सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक एज चाहती हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोलकाता में विमेन डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद मर्डर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कमीशन के अकॉर्डिंग इस केस में विक्टिम के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है। ऐसे में कमीशन ने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी से 2 वीक्स के भीतर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की डिमांड की है। कमीशन ने रिपोर्ट में पूछा है कि इस इंसिडेंट के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया, साथ ही विक्टिम के क्लोज रिलेटिव्स को कंपनसेशन के तौर पर क्या दिया गया, साथ ही फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए। देखिए, एनएचआरसी को किसी केस में जहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है वहां सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का राइट है। इसके अलावा किसी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करते समय एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी होती हैं।
यू शुड नो कि 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्म किया गया था। इसे ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के जरिए फॉर्म किया गया। इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू अमेंड किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यह कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज मंडे ब्लूज। अगर आप ऑफिस, स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं तो आप मंडे ब्लूज की फीलिंग से तो अवेयर होंगे ही। एक्चुअली वीकेंड के बाद जब आपको मंडे को स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाना होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मंडे को एक इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। स्कूल या फिर कॉलेज से तो आप फिर भी लीव ले सकते हैं, बट एक ऑफिस जाने वाला इंडिविजुअल ही दूसरे ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल का पेन समझ सकता है। लॉन्ग वीकेंड के बाद वर्क या स्टडीज में जो लैक ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है उसे ही मंडे ब्लूज कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मंडे ब्लूज को फील करते हैं या फिर नहीं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गवर्नमेंट ने मॉडल सोलर विलेजेस के इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। इसके तहत कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज को बिल्ड करने पर एम्फेसाइज किया गया है। इसका गोल सोलर एनर्जी के एडॉप्शन को प्रमोट करना एंड रूरल कम्युनिटीज को अपनी एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए सेल्फ रिलायंट बनाना है। इसके लिए सेलेक्टेड विलेज की पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए selected village should have a population of more than 2000. सेलेक्टेड सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सुपरविजन में स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च द्वारा डेवलप्ड हाई यील्डिंग सैफ्लॉर वैरायटी को रिलीज किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज की गई 61 क्रॉप्स की 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज में से एक है। सैफ्लॉर की जिन वेराइटीज को रिलीज किया गया उसमें ISF 300 एंड ISF 123 सेल 15 शामिल हैं। ये वेराइटीज रेस्पेक्टिवली 38% एंड 34% का हाईएस्ट ऑयल कंटेंट देती हैं। दोनों ही वेराइटीज ने विल्ट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो किया है। सैफ्लॉर को कुसुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें 24 से 36% ऑयल होता है। इसे मोस्टली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसे रबी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। पास्ट फ्यू डेज से सेंट मार्टिन आइलैंड एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है बिकॉज इसे बांग्लादेश के रीसेंट डेवलपमेंट से लिंक किया जा रहा है। ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट पार्ट है। इसे नारिकेल, जंजीर एंड दारूचीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश एंड म्यांमार के बीच ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रहा है। 1974 में दोनों कंट्रीज के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत इस आइलैंड को बांग्लादेश की टेरिटरी का पार्ट माना गया, बट ये डिस्प्यूट परसिस्ट करता रहा। बाद में 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने अपने डिसीजन में इसे बांग्लादेश का पार्ट बताया था। बांग्लादेश एंड म्यांमार के पास लोकेटेड होने के चलते ये जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है। द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन के बाद भी फर्स्ट साइबर क्राइम ट्रीटी को अप्रूव कर दिया है। 3 इयर्स के नेगोशिएशन के बाद इस ट्रीटी को यूनिनैमसली अडॉप्ट किया गया, बट अभी भी इसे यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। इस ट्रीटी का एम साइबर क्राइम को इफेक्टिवली प्रोहिबिट एंड कॉम्बैट करना है, जो पूरी तरह से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के कॉम्बैट करने पर फोकस्ड है। इस ट्रीटी में मिसयूज ऑफ डिवाइसेज एंड कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड या थेफ्ट को भी इंक्लूड किया गया है। ये ट्रीटी साइबर क्राइम एंड एक्सेस टू डेटा में कैपेबल बनाने वाले लीगल फ्रेमवर्क एंड ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 रिलीज कर दी गई है। ये इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इंडिया रैंकिंग की 9th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है। इस ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया है, जो हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज। इस रैंकिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद से 100 इंस्टीट्यूशंस को ओवरऑल यूनिवर्सिटीज
इंजीनियरिंग एंड कॉलेज कैटेगरीज में रैंक दी गई। इन दिस ईयर्स रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी 2019 से लेकर 2024 में ओवरऑल कैटेगरी एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी 2016 से लेकर 2024 में अपनी टॉप पोजीशन को रिटेन किया है। ओवरऑल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 2nd पोजीशन पर है एंड IIT बॉम्बे 3rd पोजीशन पर है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And first question is, consider the following statements regarding Saint Martin Island. This island has been a matter of dispute between Bangladesh and Myanmar. Presently, it is under the control of Myanmar. This island is located in the northeastern part of the Bay of Bengal. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Second question is, Maldives is a part of which continent? Asian, African, European, or North American continent? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Neelkurunji belongs to the Eastern Ghats. Its flower blooms only once in 12 years. Neelkurunji is listed as vulnerable in the IUCN list. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Correct answer is option B, only 2 and 3. Second question was, Sanlekhana or Santhara practice is related to which philosophy? Jainism, Buddhism, Lokayat, or Yoga? And the correct answer is option A, Jainism. यूपीएससी की तैयारी के दौरान पड़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप आईएएस बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात यह कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। इंडिया आज अपनी इंडिपेंडेंस की 78th एनिवर्सरी मना रहा है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। हर एक इंडियन के लिए 15th ऑफ अगस्त एंड 26th ऑफ जनवरी बहुत स्पेशल डेज हैं। कॉलोनियल स्लेवरी के 200 ईयर्स के बाद इंडिया को 15th ऑफ अगस्त को ही इंडिपेंडेंस मिली थी। 2024 में इंडिपेंडेंस डे की थीम रखी गई है डेवलप्ड इंडिया। इंडिया ने 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का टारगेट रखा है। इंडिया 2047 में ही अपनी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट करेगा। इस ओकेजन पर हर घर तिरंगा कैंपेन भी रन किया जा रहा है। 9th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुआ ये कैंपेन 15th ऑफ अगस्त तक चलेगा। इसका पर्पस है कि एवरी इंडियन शुड होस्ट द ट्राई कलर फ्लैग। इसके साथ ही हर इंडियन के माइंड में पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड की फीलिंग ग्रो करनी चाहिए। देखिए, इंडिया के लोग लंबे समय से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिर इंडिपेंडेंस के लिए 15th ऑफ अगस्त को ही क्यों चूज किया गया, इसकी भी एक स्टोरी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जून 1948 तक इंडिया को पावर हैंडओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड माउंटबेटन को दी थी। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक के अकॉर्डिंग लॉर्ड माउंटबेटन ये बिलीव करते थे कि वो इस पूरे इवेंट के मास्टर हैं, सो इसकी डेट भी उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उन्होंने 15th ऑफ अगस्त को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जापान ने 15th ऑफ अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था। ये डेट माउंटबेटन के लिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस दौरान वे अलाइड कंट्रीज की साउथ ईस्ट एशिया कमांड के हेड थे जो जापान की इंपीरियल आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। इस तरह माउंटबेटन के अकॉर्डिंग 4 ऑफ जुलाई को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास किया जिसमें
15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का प्रोविजन किया गया। इट इज नोटवर्दी कि दोनों ही दिन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग के कस्टम्स में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट के रैम्पेट से नेशन को एड्रेस करते हैं। ऑल्सो द ट्राई कलर इज टाइड एट द वेरी बॉटम ऑफ द पोल। प्राइम मिनिस्टर रोप की हेल्प से ट्राई कलर को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। 26 जनवरी दैट इज रिपब्लिक डे के ओकेजन पर द ट्राई कलर फ्लैग इज टाइड एट द टॉप ऑफ द पोल। प्रेसिडेंट द्वारा इसे बिना ऊपर की तरफ पुल किए हुए फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे वो डे है जब इंडिया एक न्यू नेशन के तौर पर बॉर्न हुआ। उस दिन हमारा देश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश जैक को लोअर करके इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट था, बट उस समय प्रेजेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल की पोस्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट के इक्वल थी, who was a symbol of colonial power. Therefore, नेशनल फ्लैग को इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया था। 26 जनवरी को कंट्री इंडिपेंडेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। Therefore, इन दोनों ही डेज पर नेशनल फ्लैग के कस्टम्स में डिफरेंस दिखता है। 14 अगस्त को इंडिया में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे इंडिया के पार्टीशन के चलते डिस्प्लेसमेंट का सामना करने वाले लोगों की मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को की थी। देखिए, इंडिया का पार्टीशन देश के लोगों के लिए एक ट्रेजेडी थी। ये डिसीजन लोगों ने नहीं लिया था, बट इसका इफेक्ट कॉमन मैन पर ही सबसे ज्यादा हुआ था। इंडिया का पार्टीशन फोर्स्ड माइग्रेशन एंड ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट की एक स्टोरी है। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स एंड लोगों का लाइफस्टाइल एंड सेंचुरीज तक को एग्जिस्ट करने वाली सोसाइटी सडनली खत्म सी हो गई। रिलीजन एंड फेथ पर बेस्ड ये वायलेंट पार्टीशन लोगों की मेमोरीज में एक हॉरर की तरह है। अगर हम लिटरल मीनिंग पर जाएं तो पार्टीशन एंड डिवीजन सेम वर्ड्स लगते हैं, बट दोनों डिफरेंट हैं। सपोज कीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपको इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन आप इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें 5 चॉकलेट्स एक पार्ट में होंगी। बट अगर आपके पास 1 चॉकलेट है और उसे डिवाइड करना है, देन व्हाट विल यू डू? आप एक ही चॉकलेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। पार्टीशन मींस ब्रेकिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड अराउंड 6 मिलियन नॉन मुस्लिम पीपल पाकिस्तान के पार्ट से माइग्रेट करके इंडिया आए। सिमिलरली अराउंड 6.5 मिलियन मुस्लिम लोग इंडियन पार्ट से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पार्टीशन के दौरान हुए वायलेंस में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, बट एक्सेप्टेड फिगर 5 लाख के अराउंड है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज ने मिलकर फाइट की, वो इंडिपेंडेंस के दौरान डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे थे। पार्टीशन फ्रीडम मूवमेंट का कल्मिनेशन क्यों बना, ये हिस्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक इवेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक चले इवेंट्स की पूरी सीरीज ही रिस्पॉन्सिबल है। यू शुड नो कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड ज्यादा पुरानी नहीं थी। ईयर 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रपोजल प्रेजेंट किया था एंड मुस्लिम एरियाज के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की थी, और 1 डेकेड से भी कम समय में यह डिमांड एक कंप्लीट सेपरेट कंट्री में टर्न हो गई। मोहम्मद इकबाल एक उर्दू पोएट थे। उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग को लिखने के कुछ साल बाद 1930 में मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की थी। इस तरह के कई मूड स्विंग्स पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टीशन तो ऑलरेडी हो रहा था, देन इतनी वायलेंस क्यों हुई? एक रीजन तो जल्दबाजी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। ब्रिटेन खुद पर से कॉलोनियल पावर का टैग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिमूव करना चाहता था। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनके पास इंडिया के इंडिपेंडेंस के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जून 1948 तक का समय दिया गया था। बट उन्होंने एडवांस में ही डेट चूज कर ली थी और जल्दबाजी में लिए गए इन डिसीजंस के रिजल्ट से हम सब अवेयर हैं। सिरिल रेडक्लिफ ने भी दोनों कंट्रीज के बीच के बॉर्डर को डिटरमाइन किया था। रेडक्लिफ लाइन इज नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने इससे पहले कभी भी इंडिया विजिट नहीं किया था। उन्होंने कंट्री को बिना समझे मैप पर लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से लैक ऑफ प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी एंड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स ने पार्टीशन के हॉरर्स को जन्म दिया। ऐसा लग रहा है ह्यूमंस को माइक्रो प्लास्टिक्स के इफेक्ट से बचाना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। एक एनजीओ है जिसका नाम है टॉक्सिक लिंक्स। ये एनवायरमेंटल इश्यूज पर रिसर्च एंड उनकी एडवोकेसी करता है।
रिसेंटली इसने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में सेल किए जाने वाले सभी सॉल्ट एंड शुगर में, चाहे वो पैकेज्ड हों या फिर अनपैकेज्ड हों, ऑनलाइन सेल किए जाते हों या फिर लोकल मार्केट में, सब में माइक्रोप्लास्टिक्स का कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। यह भी एक कंसर्न है कि ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट के कंपैरिजन में आयोडाइज्ड सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। जनरली घरों में आयोडाइज्ड सॉल्ट ही ज्यादा यूज होता है। शुगर एंड सॉल्ट में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक्स 8 डिफरेंट कलर्स के थे: ट्रांसपेरेंट, व्हाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन एंड येलो। इस रिसर्च का पर्पस यह है कि माइक्रोप्लास्टिक्स से होने वाले हेल्थ चैलेंजेस को लेकर पॉलिसी लेवल पर कुछ वर्क हो सके। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक्स किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या लार्ज प्लास्टिक्स के स्मॉलर पीसेज में ब्रेक होने से प्रोड्यूस होते हैं। UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से स्मॉल साइज वाले प्लास्टिक पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक्स के तौर पर डिफाइन करता है। माइक्रोप्लास्टिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैटेगरी में कॉमर्शियल यूज के लिए प्रिपेयर किए गए स्मॉल पीसेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे स्क्रब्स, शैम्पूज, मस्कारा में प्रेजेंट माइक्रोप्लास्टिक्स। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में लार्ज प्लास्टिक आइटम्स से ब्रेक डाउन करने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स को इंक्लूड किया जाता है, सच एज प्लास्टिक बॉटल्स। माइक्रोप्लास्टिक्स एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है बिकॉज वो इजीली बायोडिग्रेड नहीं होते एंड सालों तक एनवायरमेंट में बने रह सकते हैं। इवन व्हेन फ्लश डाउन द ड्रेन, वे रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस में पहुंच सकते हैं, जहां मरीन एनिमल्स उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और वो फूड चेन में एंटर कर सकता है। जब माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन में एंटर करते हैं और ह्यूमंस द्वारा उन्हें कंज्यूम किया जाता है, देन ये हेल्थ रिस्क्स भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स के चलते कई कंट्रीज ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोप्लास्टिक्स के यूज को बैन कर दिया है या फिर रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसी रीजन से कंपनीज माइक्रोप्लास्टिक्स के नेचुरल अल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जिन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सके, जैसे क्रश्ड सीड्स, नट्स और फ्रूट कैनल्स को एक्सफोलिएशन के लिए। कंपनीज सेलुलोज या स्टार्च जैसे मटेरियल से बने बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रही है। तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट WRD ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को इन्फॉर्म किया है कि उसने एन्नोर में लोकेटेड कामराजा पोर्ट से 160 करोड़ रुपीस की डिमांड की है। WRD ने कामराजा पोर्ट को इन्वेजिव स्पीशीज के स्प्रेड के लिए ब्लेम किया क्योंकि ये पोर्ट शिप से डिस्चार्ज होने वाले बैलिस्ट वाटर को कंट्रोल नहीं करता। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलिस्ट वाटर। शिप्स को स्टेबल रखने के लिए सी में एक सर्टेन डेप्थ तक सिंक करना पड़ता है। जब एक शिप अपना कार्गो डिस्चार्ज करती है, देन इट राइजेज इन द वाटर। इसे सी में एक मिनिमम डेप्थ पर रखने के लिए शिप का स्टाफ शिप के टैंक्स में सी वाटर फिल कर देता है, जिसे बैलिस्ट वाटर कहते हैं। जब शिप कार्गो रीलोड करती है, जिससे वो ज्यादा सिंक होने लगती है, देन बैलिस्ट वाटर को शिप से बाहर पंप कर दिया जाता है। अभी तक बैलिस्ट वाटर फिल करने और डिस्चार्ज करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वेदर इट वाज डन एट द पोर्ट, सी और नियर द कोस्ट। सिंस बैलिस्ट वाटर इन्वेजिव स्पीशीज को दूसरी कंट्रीज में ले जाता है, जो इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इसीलिए ग्लोबल शिपिंग ने बैलिस्ट वाटर को कंट्रोल करने के नीड को समझा है। इंडिया में साइंटिस्ट्स ने शिप्स के बैलिस्ट वाटर से आने वाली अराउंड 30 इन्वेजिव स्पीशीज को आइडेंटिफाई भी किया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट BWM कन्वेंशन को शिप्स के बैलिस्ट वाटर में पोटेंशियली हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए 2017 में इनेक्ट किया था। IMO के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अभी तक 97 कंट्रीज ने BWM कन्वेंशन को साइन कर दिया है और इंडिया इन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल नहीं है। Now it is time for the term of the day, and today's term of the day is judicial review. जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो। इसका मतलब पार्लियामेंट के एक्ट्स को और एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को जुडिशियरी एग्जामिन कर सकती है। ये पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों पर अप्लाई की जा सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू टर्म को यूज नहीं किया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 13, 32 एटसेट्रा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस एटसेट्रा में जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज भी किया है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। यूएसए से ही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज का 10th एडिशन स्टार्ट हो चुका है। इसे श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 12th ऑफ अगस्त से 25th ऑफ अगस्त 2024 तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस एक्सरसाइज में इंडियन साइड का रिप्रेजेंटेशन राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन एंड अदर मिलिट्री पर्सनल कर रहे हैं। श्रीलंकन आर्मी के गजबा रेजिमेंट के पर्सनल श्रीलंकन कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है। इसे इंडिया एंड श्रीलंका में ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका एक्सरसाइज का एम इंडिया एंड श्रीलंका की ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करना है एंड सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स में ऑपरेशंस पर फोकस करना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव का फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। इसे इंडियन एयरफोर्स के Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया। गौरव इज ए 1000 kg ग्लाइड बॉम्ब विच इज लॉन्च्ड इन द एयर। ये लॉन्ग रेंज टारगेट्स को हिट करने में कैपेबल है। लॉन्च किए जाने के बाद ये बॉम्ब हाईली एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन की हेल्प से टारगेट की तरफ मूव करता है। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत RCI में इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रत्नागिरी में जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर कर दिया है। कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का ग्रुप मेसोलिथिक एरा का है विच डेट्स बैक टू अबाउट 10,000 to 20,000 ईयर्स। पेट्रोग्लिफ्स में राइनोज, डियर, मंकी, डंकी एंड फुटप्रिंट्स को डिपिक्ट किया गया है। गवर्नमेंट का ये मूव इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रत्नागिरी में प्रेजेंट आर्टिफैक्ट्स में 7 को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट आर्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें अर्थ की सरफेस या रॉक की सरफेस पर पिक्चर्स या डिजाइन ड्रॉ करना शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यूनेस्को कलिंगा प्राइज में एनुअल कंट्रीब्यूशन नहीं करने का डिसीजन लिया है। ओडिशा असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन नवीन पटनायक ने इसे अपोज किया एंड सपोर्ट जारी रखने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि ये अवार्ड साइंस को पॉपुलराइज बनाने के लिए इंडिया का एकमात्र इंटरनेशनल अवार्ड है एंड ग्लोबल स्टेज पर ओडिशा के आइडेंटिफाई का भी सिंबल है। इट इज़ नोटवर्दी कि ईयर 2002 में इस अवार्ड को 15th एनिवर्सरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट एंड कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच एक्सपेंसेस को शेयर करने का अरेंजमेंट किया गया था। इस अवार्ड का कॉस्ट 6:4:4 के रेशियो में शेयर होना था। इस अवार्ड को बीजू पटनायक के ग्रांट के साथ कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ने स्टार्ट किया था। अफ्रीका ने एमपॉक्स के आउटब्रेक को लेकर कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से नेबरिंग कंट्रीज में स्प्रेड हो गया है। कुछ समय पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे डिस्कस करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहते हैं। ये डिजीज मंकी पॉक्स वायरस की वजह से स्प्रेड होता है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का वायरस है। एमपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये कि ये स्प्रेड करता है एनिमल्स टू पीपल। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस अफ्रीका के कुछ एरियाज में प्रेजेंट स्मॉल मंकीज, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. 14th of August is celebrated as Partition Horrors Remembrance Day in India. It was announced by India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements. The Defense Research and Development Organization has successfully test-fired the long-range glide bomb LRGB, Gaurav, for the first time. Second statement is, it has been developed by India in collaboration with Israel. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements regarding St. Martin Island. This island has been a matter of dispute between Bangladesh and Myanmar. Presently it is in control of Myanmar. This island is located in the northeastern part of the Bay of Bengal.
Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. And the correct answer is option C, only 1 and 3. Second question was, Maldives is a part of which continent? Asian, African, European, or North American continent? And the correct answer is option A, Asian continent. यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप आईएएस बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात यह कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। आइए शुरू करें। इमेजिन कीजिए आप एक तरफ किसी फेस्टिवल की प्रिपरेशन में बिजी हैं और कहीं से आपको एक यूनिक गिफ्ट मिल जाता है। नेचुरली आपकी हैप्पीनेस डबल हो जाएगी। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हमारे देश के साथ भी हुआ। एक तरफ तो हमारी पूरी कंट्री इंडिपेंडेंस के 77 ईयर्स पूरा होना सेलिब्रेट कर रही थी एंड दूसरी तरफ ये न्यूज आ गई कि इंडिया के 3 न्यू वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के नेटवर्क में इंक्लूड कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस के ईयर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 2024 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस के 77 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए इंडिया इंडिपेंडेंस का 78th डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी वजह है कि हम इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 1947 से काउंट करते हैं। आई होप अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए न्यूज पर वापस आते हैं। तो अब इंडिया में रामसर साइट्स 82 से बढ़कर 85 हो गई हैं, जो इंडिया में 13,58,068 हेक्टेयर्स एरिया को कवर करती हैं। जिन 3 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है उनके नाम हैं द नंज नारायण बर्ड सेंचुरी एंड द काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड द तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। इन रामसर साइट्स के बारे में जानने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेटलैंड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वेटलैंड एक स्वाम्प, मार्शलैंड, पीटलैंड या फिर वाटर का एक एरिया है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड, परमानेंट हो या टेम्परेरी, जिसमें वाटर स्टैग्नेंट हो या फिर फ्लोइंग, या फिर वो फ्रेश, ब्रैकिश या सॉल्टी हो। इसमें सी वाटर के एरियाज भी शामिल हैं जिनकी डेप्थ लो टाइड में 6 मीटर से एक्सीड न करती हो। बट यू शुड नो कि इसमें रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से बिल्ड की गई मैन मेड वाटर बॉडीज या टैंक्स शामिल नहीं हैं। साथ ही एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन एंड इरिगेशन के लिए बिल्ड किए गए स्ट्रक्चर्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। वहीं रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। इन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं, वो वेटलैंड्स के वाइज यूजेज और कंजर्वेशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये ट्रीटी वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स में से एक है। इसे ईरानियन सिटी रामसर में 1971 में यूनेस्को द्वारा साइन किया गया था। अब 170 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन इन 1982। 1982 से लेकर 2013 तक इंडिया में रामसर साइट्स की लिस्ट में 26 साइट्स ऐड की गई। 2014 से लेकर 2024 तक के बीच में लिस्ट में 59 न्यू वेटलैंड्स को ऐड किया गया। करंटली तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। एरिया के टर्म्स में बात करें तो गुजरात हैज द लार्जेस्ट एरिया। इट इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वेटलैंड को रामसर साइट में कैसे इंक्लूड किया जाता है।
देखिए, किसी साइट को रामसर साइट होने के लिए उसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा सेट किए गए 9 पैरामीटर्स में से एटलीस्ट एक को फुलफिल करना होता है, जैसे कि वो साइट वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करती हो, या फिर वो साइट रेगुलर बेसिस पर 20,000 या ज्यादा वाटर बर्ड्स के लिए होम हो, या फिर वो साइट फिशेज के लिए एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स हो, या फिर एक ऐसी ब्रीडिंग साइट, नर्सरी या माइग्रेशन रूट हो जिस पर फिशेज डिपेंड करती हों। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया के रामसर वेटलैंड्स कंट्री के टोटल वेटलैंड एरिया का अराउंड 10% है, जो 18 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेडेड है। किसी दूसरी साउथ एशिया कंट्री में इतनी सारी साइट्स नहीं है। हाउएवर, इंडिया के इस अचीवमेंट में इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन और ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी ने एक मेजर रोल प्ले किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स हैं, जो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में स्प्रेड हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स, यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। मैक्सिको 142 साइट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है। एरिया के टर्म्स में बात करें तो बोलीविया हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रामसर साइट्स। बोलीविया का अराउंड 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस कन्वेंशन के प्रोटेक्शन में आता है। इट इज नोटवर्दी कि ये सारी कंट्रीज इंडिया से स्मॉल हैं, बट रामसर साइट्स की संख्या यहां ज्यादा है। अगर इंडिया की बात की जाए, देन इसरो द्वारा प्रिपेयर की गई नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया के वेटलैंड्स अराउंड 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड हैं, जो कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 4.63% है। इनमें से अराउंड 40% इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स है एंड अराउंड 1/4 कोस्टल वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स कई तरह से बेनिफिशियल हैं। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में तो ये वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल लेवल पर अगर देखें तो वेटलैंड्स में सॉइल कार्बन डेंसिटी हाईएस्ट होती है एंड देयरफॉर ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स जैसे एरियाज अब टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गए हैं। वहीं वो वेटलैंड्स जिन्हें रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो रामसर साइट डिक्लेयर होने से नेसेसरी नहीं होता कि एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड्स मिल ही जाएंगे, बट यहाँ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि इन एरियाज को प्रिजर्व किया जाए और इन्हें मैन मेड इंक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए। रामसर साइट डिक्लेयर होने से लोकल टूरिज्म पोटेंशियल में और इसकी इंटरनेशनल रीच में हेल्प मिलती है। इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल फ्लैग ट्राई कलर को होस्ट किया एंड फिर रेड फोर्ट से पूरी कंट्री को एड्रेस किया। वी ऑल आर अवेयर कि हमारा नेशनल फ्लैग नेशनल प्राइड एंड यूनिटी का सिंबल है। इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2023। Consider the following statements in respect of the national flag of India according to the Flag Code of India 2002. And the statement 1 is, one of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm. Statement 2 was, the ratio of the length to the height of the flag shall be 3:2. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statements 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Second option was, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Third option was, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, and last option was, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And the correct answer is option D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Now let us try to understand the historical context and evolution of the national flag. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की अर्ली स्टेजेस में से एक यूनिफाइड फ्लैग की नीड इमर्ज हुई, जिसके बाद 1904 में सिस्टर निवेदिता ने यह प्रपोज किया कि इसमें रेड एंड येलो कलर्स होने चाहिए जो विक्ट्री एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं, विथ वंदे मातरम इन बंगाली। बट ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पाया। फिर फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग 1906 में आया, जिसमें ब्लू, येलो एंड रेड स्ट्राइप्स थी एंड 8 स्टार्स थे जो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। सब्सिक्वेंट डिजाइन्स में कलकत्ता फ्लैग इन 1906, द बर्लिंग फ्लैग बाय मैडम भीकाजी कामा इन 1907 एंड होम रूल फ्लैग इन 1917 शामिल हैं। इनमें से हर एक में ग्रो होती नेशनलिस्ट स्पिरिट को क्लियरली देखा जा रहा था।
ईयर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इंडिया के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के साथ ही सभी कम्युनिटीज को इंक्लूड करने वाले फ्लैग को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में एक एडहॉक कमेटी को सेटअप किया गया। गांधी जी के अप्रूवल के बाद पिंगली वेंकैया के फ्लैग का मॉडिफाइड वर्जन अडॉप्ट करने का डिसीजन हुआ। हाउएवर इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा को दिखाया गया था, which was later changed. The tricolor flag with 3 colored stripes, saffron, white and green, and Ashok Chakra as the national emblem was officially adopted as the national flag of India on 22nd of July 1947. इसमें saffron colored upper stripe courage, sacrifice and spirit of renunciation को represent करती है। Lowest green stripe fertility, growth and auspiciousness का symbol है। ब्लू सर्कल ये शो करता है कि लाइफ डायनेमिक है एंड स्टैग्नेशन लीड्स टू डेथ। ये कॉन्टिन्यूअस मोशन एंड प्रोग्रेस की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है। इस चक्र की डिजाइन धर्म चक्र से इंस्पायर्ड है, जो सारनाथ के सिंह स्तंभ में न्याय के पहिए यानी व्हील ऑफ जस्टिस से लिया गया है। इस पिलर को मौर्यन एम्पायर अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बिल्ड किया था। अगर हम इससे रिलेटेड रूल्स की बात करें तो इंडियन फ्लैग कोड 2002 में नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले एंड यूज के रूल्स दिए गए हैं। फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इंडियन फ्लैग खादी से बनाया जाएगा, विच इज अ हैंड स्पन एंड वोवन क्लॉथ। ये कंट्री की सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी मूवमेंट के प्रति कमिटमेंट का सिंबल है। रेक्टेंगुलर शेप के इस फ्लैग को यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन के लिए 3:2 के स्पेशल रेशियो में रखा जाता है। फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इसके 9 साइजेस को अप्रूव किया गया है, 6300 into 4200, 3600 into 2400, 2700 into 1800, 1800 into 1200, 3015 into 900, 900 into 600, 450 into 300, 225 into 150 and 150 into 100। ईयर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A में दिए गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत नेशनल फ्लैग फ्लाई करने के राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर रेड फोर्ट पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉर्मली फ्लैग होस्ट किया जाता है, वेयर एज रिपब्लिक डे पर इट इज अनफर्ल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बारे में हमने डेली न्यूज रिपोर्ट के प्रीवियस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया है। अभी कुछ समय पहले ही ह्यूमैनिटी कोविड-19 वायरस जैसे डेंजरस वायरस को फेस करके बाहर निकला ही था कि एक दूसरे वायरस ने सबको कंसर्न कर दिया है। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में इसके 3 पेशेंट्स पाए गए हैं। ये सभी पेशेंट्स UAE से आए थे। एमपॉक्स को WHO ने वायरस के एक नए टाइप के रूप में आइडेंटिफाई किया एंड रिसेंटली इस डिजीज के आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। WHO ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में क्लासिफाई किया है, जिसका मतलब है कि इसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जनवरी 2023 से 27,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड अराउंड 1100 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये वायरस अब कॉन्गो के कुछ पार्ट्स के अलावा ईस्टर्न कॉन्गो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी एंड केनिया तक स्प्रेड हो गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमपॉक्स। देखिए, एमपॉक्स एक वायरल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाई मंकी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक स्पीशीज है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस को 1958 में साइंटिस्ट्स ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया, जब मंकीज में पॉक्स जैसे डिजीज का आउटब्रेक देखा गया। एमपॉक्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस जिसमें स्मॉल पॉक्स होता है। ये प्राइमरली इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के कांटेक्ट में आने से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो एमपॉक्स से इन्फेक्ट होने वाले इंडिविजुअल्स को यूजुअली बॉडी पर रैशेज होने लगते हैं, जो हैंड्स, फीट, चेस्ट, फेस या माउथ के अराउंड हो सकते हैं। इसके दूसरे सिम्टम्स में फीवर, हेडेक एंड मसल पेन भी शामिल हैं। इस वायरस से फाइट करने में लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो सकते हैं एंड रेयर केसेस में ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हाउएवर WHO इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेन एंड फीवर मेडिसिन देने की रिकमेंडेशन करता है। ऑल्सो अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है एंड उसे कोई स्किन डिजीज नहीं है, देन बिना किसी ट्रीटमेंट के भी वो रिकवर कर सकता है। उसे बस अच्छे केयर की नीड होती है। फार्मर्स के क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के एम से गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भागीरथ चौधरी ने अनवेल किया।
इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट 1A एंड वेदास के यूज से डेवलप किया गया है। ये सिस्टम फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट, क्रॉप डैमेज सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फार्मिंग को इजी बनाने के लिए फार्मर्स के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी इशू की जाएंगी सो दैट फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाएं। इस सिस्टम का एडवांटेज ये होगा कि फार्मर्स को रिस्क के बारे में बिफोर हैंड अलर्ट कर दिया जाएगा। इससे समय रहते क्रॉप्स को सेव किया जा सकेगा। इसके अलावा ये सिस्टम इसरो के मोस्टैक एंड भुवन जियो स्पाशियल प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सिस्टम को भी कनेक्ट करेगा एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को डेटा अवेलेबल कराएगा। यू शुड नो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एग्रीकल्चरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। Now it is time for the term of the day and today's term of the day is kangaroo closure. Kangaroo closure एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। 1911 में ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आया। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें चेयरमैन या स्पीकर किसी मैटर, प्रपोजल या बिल पर डिस्कशन के लिए केवल कुछ अमेंडमेंट्स को ही सेलेक्ट करते हैं। रेस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्कशन। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो इस प्रपोजल में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज पर ही डिबेट और वोटिंग होती है। बाकी की क्लॉजेज को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, उन्हें भी इनके साथ पास्ट कंसिडर किया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1909 में फाइनेंस बिल पर बैटल के दौरान यूज किया गया था। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिसेंटली जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जियो पारसी स्कीम पोर्टल का एम इंडिया में पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन के डिक्लाइन को रोकना है। ये पारसी कपल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट एंड चाइल्ड केयर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जियो पारसी स्कीम को 2013-14 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं: मेडिकल एड, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये स्कीम पारसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन को अडॉप्ट करती है। यू शुड नो कि 2001 में हमारे कंट्री में पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 69,601 थी, जो 2011 में डिक्रीज होकर 57,264 हो गई। इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रिसाइड करती है और उसके बाद गुजरात। इंडिया थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करने जा रहा है, जिसकी बिगिनिंग 17 अगस्त यानी आज से हो रही है। इस समिट की थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रीवियस 2 समिट्स की तरह थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगी। इस समिट में कॉन्फ्लिक्ट, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज जैसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा। ये प्रीवियस समिट्स में हुए डिस्कशंस को आगे बढ़ाने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इसके लास्ट 2 एडिशंस को भी इंडिया ने जनवरी एंड नवंबर में होस्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया है, जो फार्मर्स को अपने फोन्स का यूज करके पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका एम पेस्टिसाइड रिटेलर्स पर फार्मर्स की डिपेंडेंसी को कम करना और पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है। ये सिस्टम AI टूल्स का यूज करके पेस्ट्स पर लेटेस्ट डेटा को एनालाइज करेगा, जो फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स को पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। पायटोंगटान चिनावाड थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। 37 इयर्स की एज में शी विल बी द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड एंड वो इस पोस्ट को होल्ड करने वाली सेकंड वुमेन हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा इस पोस्ट से रिमूव किया गया एंड इसके 2 डेज के बाद ही चिनावाड को इलेक्ट किया गया है। ये दोनों फेउ थाई पार्टी से हैं, जो 2023 के इलेक्शंस में सेकंड आई थी, बट पार्टी ने कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से पॉपुलर DRDO के मिसाइल साइंटिस्ट राम नारायण अग्रवाल की डेथ हो गई है। इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अग्रवाल एक लीडिंग फिगर थे। उन्होंने कंट्री के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया था। अग्नि मिसाइल्स के फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में उन्होंने इन स्ट्रैटेजिक वेपन्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अपनी लीडरशिप एंड विजन के चलते ही वॉज नोन एज अग्नि मैन
and father of Agni missiles. अग्नि मिसाइल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में स्टार्ट किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का पार्ट थी। ये इस प्रोग्राम के तहत डेवलप की जाने वाली 5 मिसाइल्स में से एक थी। दूसरी मिसाइल्स में पृथ्वी, आकाश, नाग एंड त्रिशूल शामिल है। Now it is time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements with reference to wetlands. About 10% of India's total wetland area is covered by wetlands included in Ramsar sites. The National Wetland Inventory and Assessment is prepared by ISRO. Indonesia has the highest number of Ramsar sites among South Asian countries. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Second question is, the blue circle in the national flag has been taken from the lion pillar of Sarnath built by Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century BC. What does this circle mean? Wheel of religion, wheel of power, or wheel of non-violence? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. 14th of August is celebrated as Partition Horrors Remembrance Day in India. It was announced by India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option A, only 1. Second question was, consider the following statements. The Defense Research and Development Organization has successfully test-fired the Long-Range Glide Bomb LRGB, Gaurav, for the first time. It has been developed by India in collaboration with Israel. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2, and the correct answer is option A, only 1.